चली जाइए तो फिर आंसर्स को बाद में देखते हैं। टेस्ट भी बहुत आसान था, वहां पर गलतियां ज्यादा हुई है जहाँ पर आप लोगों के टेट्रागोनल और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। एक आपका मेरे ख्याल से ऑनलाइन आया था और शायद एक और भी था, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बेहतर टेस्ट दिया है। लगता है कि इंशाल्लाह ग्रेड टेस्ट में मुझे अच्छा हो गया। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? हम पढ़े जैसे केमिकल काइनेटिक्स और उसके फैक्टर्स, सही ना? अच्छा, अब ये भी याद रखिए कि फैक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसे जरूर देखना है। हमने फैक्टर्स में पढ़ा फर्स्ट वन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो ज्यादा होगा तो रेट भी क्या होगा? ज्यादा, इफ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ द पावर इज प्रेजेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन पर उसी हिसाब से फर्क पड़ता है, सही है? यानी वहां पर पावर 2 है, 3 है, हाफ है, 4 है, जो भी है, लेकिन उसी हिसाब से हमें रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क देखना होता है। और क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है जहाँ पे पावर मौजूद होती है, सही है? इसलिए ट्रिकी कैलकुलेशन भी है जो कि अगर आज ये टॉपिक खत्म हो रहा होगा चैप्टर, तो मैं उसके आखिर में ही आपको सिखा दूंगी कि हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सही है? दूसरा है, हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। इसको ऐसे ही याद रखें, क्योंकि सरफेस एरिया याद रखते हैं तो आप लोगों के जहन में ये बात आती है कि अच्छा सरफेस एरिया है तो शायद तमाम रिएक्टेंट के लिए, लेकिन सरफेस एरिया किसके लिए बात करनी है हमें? सॉलिड रिएक्टेंट। अगर वो सॉलिड रिएक्टेंट है तो ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर वुड बी द स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन। फिर थर्ड वन फैक्टर हमने क्या पढ़ा था? हमने थर्ड वन फैक्टर पढ़ा था टेम्परेचर, और बहुत आसान सी लॉजिक थी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, कोलिजन बढ़ जाता है, सही? अब आते हैं नेक्स्ट, आज की डेट पर, और वो आज की डेट हमें ये बताती है कि आज हमें फोर्थ वन फैक्टर पढ़ना है, and that is known as nature of reactant। सही है? हम क्या पढ़ रहे थे? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट से क्या बात समझ आती है? देखो, रिएक्टेंट आपस में करते हैं कोलाइड, तभी बनता है प्रोडक्ट। लेकिन ये जो कोलिजन है ना, ये कितनी तरह का हो सकता है? दो। कौन कौन सा? अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कोलिजन इलास्टिक है या नॉन इलास्टिक है, सही है? इलास्टिक कोलिजन या नॉन इलास्टिक कोलिजन की बात नहीं हुई यहाँ पर। आपके पास, आपको ऐसे याद रखना है, एक ऐसा कोलिजन which leads to the formation of product, यानी जब जब रिएक्टेंट कोलाइड करे, सही है, वहां पर क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट। फिर ऐसा भी कोलिजन हो सकता है जहां पर आपके पास क्या होता है? रिएक्टेंट कोलाइड तो करते हैं लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते। क्या किसी को इस कोलिजन का नाम याद है? ये कौन सा कोलिजन होता है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके दो प्रोडक्ट बने? एक कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ी देर में हम इसे देख लें। अब क्या होता है कि आपके पास ये जो रिएक्टेंट है, ये स्लो भी रिएक्ट कर सकता है और फास्ट। लेकिन ये जो रिएक्टेंट है ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। और किस पर डिपेंड करता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और किस पर डिपेंड करता है? एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने कितनी एनर्जीज के नाम लिखे हैं यहाँ पर? थ्री। कौन कौन से? इंटरनल, थ्रेशोल्ड और क्या लिखा है? एक्टिवेशन। सही है? अब अगर आपसे कहा जाए कि अच्छा बताओ इंटरनल एनर्जी क्या होता है,
तो इंटरनल एनर्जी हम उसे कहते हैं जिसमें आप बड़ी आसानी से कह लेते हैं सम ऑफ ऑल एनर्जीज, चाहे वो आपके पास ट्रांसलेशनल हो, वाइब्रेशनल हो या रोटेशनल, किसी भी सब्सटेंस की सम ऑफ ऑल एनर्जी क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। और आप उसको किससे रिप्रेजेंट करवा रहे हो? फिलहाल मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है आई एन टी, लेकिन अक्सर अगर आपके पास यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ऐसे ही लिखा हुआ है ई, तो भी हमें से पहचानते हैं। जब हम एनर्जेटिक्स में जाते हैं ना, तो वहां पर इसका सिंबल यू भी बताया गया है, तो हमें इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर इसके बाद इसका यूनिट क्या हो सकता है? जूल पर मोल, या फिर क्या हो सकता है? किलो जूल पर मोल। सही है। अच्छा, जब आप इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं ना, तो ये याद रखें, इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। यानी किसी सब्सटेंस के पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा। यानी इसको ऐसे ही आप में से जिसका रिवीजन स्ट्रॉन्ग है या जिसके पहले से कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे सिर्फ रीड करना है, सुनना है और अपने कंसेप्ट को मजीद जो है वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी किसी टॉपिक में, जैसे मेरे सारे टॉपिक अगर मैं आपकी जगह बैठूं तो जरूरी नहीं कि 100% मेरे प्रिपेयर हो। मैं ये सोच के बैठूंगी कि अच्छा ये टॉपिक तो मेरा कंप्लीट है, लेकिन इस टॉपिक को जब टीचर पढ़ाएंगे ना तो मैं अलर्ट रहूं, ताकि इस पे जो वीक पॉइंट है या मेरे जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर में रह गए थे या मैंने प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़े थे, तो मैं टीचर को समझाने से वो क्लियर कर लूं। लेकिन उसी को आप क्या कहेंगे? इंटरनल, जो आपकी इंटरनल सपोर्ट है, यानी जो आपकी अपनी इंटरनल जो है वो नॉलेज है, वही यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही आपके पास क्या होगा? यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। सही है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने एक और की बात की है, जिसको मैं क्या नाम दे रही हूँ? इसे मैं नाम दे रही हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी। सही, क्या नाम दिया मैंने? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसको रिप्रेजेंट करते हो ईटीएच से। और ये किसका है? अच्छा, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात है, इसको आप जहां पर ये मौजूद है, इसको आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जगह भी कह सकते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? एट अ टाइम दोनों चीजें मौजूद होगी, रिएक्टेंट भी मौजूद होगा और प्रोडक्ट। सही। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब मैंने आपसे यहाँ पर कोलिजन की बात की ना, तो आप ऐसे अक्सर बच्चे से मार्क करके आते हैं इलास्टिक कोलिजन, लेकिन क्योंकि अब मैं आपसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात करने के लिए जा रही हूँ, तो यहाँ तक क्योंकि आप में से किसी को नाम याद नहीं आया, तो आपको याद दिलाना है कि इस कोलिजन का नाम क्या है? इफेक्टिव कोलिजन। सही है, नॉट इलास्टिक कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या बता रहे हैं? ये वो कोलिजन है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो उसे आप क्या कहते हैं? इफेक्टिव। लेकिन रिएक्टेंट कोलाइड करे और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो आपके पास इफेक्टिव कोलिजन नहीं। और इफेक्टिव कोलिजन तभी होगा जिसके पास इनफ अमाउंट ऑफ क्या होगी? थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन। अच्छा, अब आपसे जब बात की जाए तो स्पीडी एनर्जी की यूनिट वही होगा मोल, लेकिन पर मोल की बात है, यानी मोल चेंज, क्वांटिटी चेंज, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? चेंज। फिर उसके बाद आते हैं एक और जिसे आप किसके नाम से जानते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। सही है। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? इसे और कुछ ना जाने तो इसे आप ऐसे जाने कि एडिशनल एनर्जी। एडिशनल एनर्जी क्यों है? किसकी एडिशनल एनर्जी है? एडिशनल एनर्जी ऑफ इंटरनल। क्यों है भाई एडिशनल एनर्जी ऑफ इंटरनल एनर्जी? टू रीच थ्रेशोल्ड लेवल। कहां तक पहुंचने के लिए चाहिए ये एनर्जी? थ्रेशोल्ड लेवल। और थ्रेशोल्ड लेवल पर कौन सा कोलिजन हो रहा होगा? इफेक्टिव कोलिजन। सही है। जब मैं आपसे ये सारी बातें कर रही हूँ, तो ये भी याद रखें कि ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट।
जो आपको याद रखना है। इंटरनल एनर्जी ज्यादा तो रेट क्या है ज्यादा। थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ रेट का क्या कॉन्सेप्ट है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो सकता है ज्यादा। लेकिन हम ये बात ना पूछते नहीं है, हम ज्यादातर पूछते हैं या तो इंटरनल से या फिर पूछते हैं एक्टिवेशन से। एक्टिवेशन एनर्जी और रेट के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि क्या है इनवर्स। एडिशनल एनर्जी है ना, अगर इसे लेने में टाइम लगेगा तो रिएक्शन ज्यादा तेजी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इसको लेने में टाइम लग रहा है। टाइम लगने का मतलब है कि टेक्स टाइम, और टेक्स टाइम का मतलब है रिएक्शन फास्ट नहीं है बल्कि क्या है स्लो। तो इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी और रेट के दरमियान कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, सही है। एंड वाइस वर्सा, यानी आपके पास रिएक्शन के फास्ट होने के लिए किसका कम होना जरूरी है, एक्टिवेशन। आप लोग तो क्योंकि एमडी कैट के स्टूडेंट हो, आप लोग यकीनन जानते हो एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है, बायो कैटलिस्ट। सही। और कैटलिस्ट क्या होता है, हमारा आगे का फैक्टर वो भी है। लेकिन कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है वो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। कैसे, खुद इन्वॉल्व तो नहीं होता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, जितना लो होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। सही है। इसे नोट डाउन करें, फिर उसके बाद मैंने डायग्राम पे बात कर ली है। मिस जी मिस थ्रेशोल्ड एनर्जी एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। सही है। मैं भी डायग्राम बनाती हूँ तो उसमें और समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन। एक्चुअली थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड लेवल को कहा जाता है। और ये थ्रेशोल्ड वो जगह है ग्राफ में या डायग्राम में जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ टाइम मौजूद होगा। रिएक्टेंट हो रहा होगा कंज्यूम और प्रोडक्ट हो रहा होगा फॉर्म। लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी में दोनों का सम है, एक्टिवेशन का और इंटरनल का। कैसे सम है, डायग्राम में भी बताएगी, जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। Yes, all of you done. One side. या आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसे आप नेचर ऑफ रिएक्टेंट कह के पढ़ या पोजीशन फ्यूली कह के पढ़े, तो दोनों बातें सेम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में मैंने यहाँ पे लिखा टाइम और यहाँ लिख दी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसे हम कभी कभी चेंज इन एनर्जी के नाम से भी बना देते हैं। सही। अब आते हैं, मैंने यहाँ पर प्लेस किया रिएक्टेंट और यहाँ पे प्लेस किया प्रोडक्ट। सबसे पहले तो डायग्राम देखकर मुझे बताओ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मैंने जहां पर प्लेस किया है वो कैसे।
रिएक्टेंट एनर्जी क्या है। सही है। अब ये बात याद रखें कि इसका मतलब है पास कौन सी एनर्जी ज्यादा है, इंटरनल एनर्जी। और रिएक्टेंट खुद क्या है, एक्टिवेटेड है फॉर द हीट। अच्छा फिर आते हैं यहाँ पर, ये वो आपके पास थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं। अच्छा आप इसे थ्रेशोल्ड लेवल करें या फिर आप इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाली जगह, दोनों बातें क्या है से। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि इस जगह तक आते आते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और फिर प्रोडक्ट बनना शुरू होता है, लेकिन इस जगह पर दोनों चीजें मौजूद है। सही, समथिंग हाफवे इज प्रेजेंट एट दिस पोजीशन। और वो क्या है, रिएक्टेंट की कंजप्शन और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, दोनों एट अ टाइम आप देख सकते हैं। फिर ये भी याद रखें कि रिएक्टेंट की अपनी इंटरनल एनर्जी दी थी, लेकिन इसको यहाँ थ्रेशोल्ड लेवल तक जाने के लिए एडिशनल एनर्जी की जरूरत। और एडिशनल एनर्जी आपके पास कौन सी है, वो एडिशनल एनर्जी आपके पास कौन सी है, सही है। और इन दोनों का सम क्या कहलाएगा, इन दोनों का सम कहलाएगा क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सही है। इसका मतलब मैं इस रिएक्शन के लिए बात करूं तो आप कहेंगे यहाँ इंटरनल एनर्जी ज्यादा है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो कम। फिलहाल तो कम ही लगी, लेकिन अगर डायग्राम ऐसी हो तो फिर तो आपने फौरन ही प्रेडिक्ट कर लेना है कि यस, मैंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। और वो क्या बात है जरा देखिएगा बोर्ड पर और मुझे बताइए। इस वक्त रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम, और कौन सी एनर्जी कम है, इंटरनल। सही है। थ्रेशोल्ड लेवल यहीं पर मौजूद है। अब रिएक्टेंट को यहां से यहां तक जाने में टाइम लगेगा, है ना राइट। इसका मतलब है कि इस वक्त इंटरनल एनर्जी यानी रिएक्टेंट की अपनी कैपेसिटी नहीं थी, जब तक वो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं जा सकता। और अगर वो नहीं जा सकता तो इसका मतलब है कि आप जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं उसमें इस बार किसका कॉम्बिनेशन ज्यादा है, एक्टिवेशन का, और किसका कम है, इंटरनल। आप बहुत आसानी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मिस ये है फास्ट रिएक्शन और ये कौन सा रिएक्शन है, स्लो। और आप उसे फास्ट और आप उसे स्लो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ देखें एक्टिवेशन एनर्जी कम, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। यहाँ देखें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन कम। इसका मतलब हमें ये बात पता होनी चाहिए, ये पूरी कोलिजन थ्योरी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेडिक्शन अबाउट द हाउ फास्ट या स्लो विल बी द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सही है। आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल, एग्जांपल याद करो, टाइट्रेशन। जब आप टाइट्रेशन करते हो कभी कभी आप में से कुछ स्टूडेंट सिर्फ कोनिकल फ्लास्क में, अगर वो एसिड बेस टाइट्रेशन है तो आपने एसिड को पिपेट आउट किया हुआ है और फिर उसमें आपने जैसे इंडिकेटर के बाद 1 ड्रॉप बेस ऐड किया बियर्ड से, रीडिंग फॉरन होगी विद इन अ ड्रॉप, पिंक कलर नजर आया। और कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चे जो पूरी पूरी बियर्ड इसके अंदर खाली कर रहे होते हैं लेकिन उनकी रीडिंग नहीं आती। तो ये बात याद रहे। आपसे भी पूछा जाएगा कि अच्छा फास्ट रिएक्शन वाले केमिकल्स कौन से हैं, तो ये बात याद रखिएगा जितने भी आयोनिक रिएक्शंस होंगे ना, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन, वो सारे क्या होते हैं, फास्ट। और स्लो कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग जहां पर मौजूद है, उसे ब्रेक होना है, फिर इन्वॉल्व होना है, फिर कहीं जाकर वो रिएक्शन में आ रहा है। लेकिन आप जितने भी रिएक्शंस में ये काम कर सकते हैं, ये तो आपने प्रेडिक्ट कर लिया ना कि ये फास्ट है और ये क्या है, स्लो। हमारे लिए कौन से रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होंगे, जो मॉडरेट होंगे, ना बहुत ज्यादा फास्ट ना बहुत ज्यादा स्लो। ऐसे जो माइक्रो सेकेंड में कंप्लीट हो जाए मैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकता। ऐसे जो साल का साल में कंप्लीट होते हैं, जैसे आप कहते हैं रेडियो एक्टिव डिकेइंग ऑफ एलिमेंट्स, जैसे आप कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आप कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ पर्ल, ये ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन में जो बहुत स्लो है, साल का साल में जो है वो जाके कंप्लीट हो रहे होते हैं।
का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए पॉसिबल किसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, जो हम लैब में इजीली विद इन आवर्स सही कंप्लीट करवा सकते हैं। इवन 1 to 2 7 कंप्लीट करवा सकते हैं। रिएक्शंस ऐसे हैं जब आप हायर लेवल पर जाते हैं तो वहां पर बकायदा 2-3 दिन के अंदर वो कंपाउंड बन रहा होता है और फिर हम उसे डिटेक्ट करते हैं। तो वो भी फाइंड आउट तो कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो बन रहा है, लेकिन ऐसा जिसकी प्रोडक्ट बनने में आपको 1000 का साल का वेट करना पड़े, पर्ल फॉर्मेशन आपकी एग्जाम में सही है, या फॉसिल फ्यूल से आपके पास नेचुरल गैस और कोल और पेट्रोलियम बनना आपके पास एग्जाम्पल है। चलिए उनका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। तो आपको डायग्राम देखकर प्रेडिक्ट करना है कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। वैसे तो इस एनर्जी डायग्राम का आगे भी काम है एनर्जेटिक्स के अंदर, हम यहाँ से भी एनर्जेटिक्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम एनर्जेटिक्स के लिए? हम बहुत आसानी से एक और बात भी निकालेंगे और वो ये वो क्या है मिलर पहले पूरे पार्ट्स लिख करो, फिर डिसीजंस करे और बदलेंगे। बीच का तो पढ़े ही नहीं। वो सेक्शन की चालू करना तो वापस चले जाओ उसके वो पहले तो सेक्शन तक कैसे करना तो एनर्जी भी वो है बात कर रहे हैं इस साइड में क्लास की हाँ और उसके अलावा के मैंने ऑफिस जो रहता है नहीं मैं तो पर्सनल क्लास करती हूँ क्लासेस को अरे नहीं सुना था मैंने करके सबसे ट्राई करता हूँ वो एरर आ रही हाँ भाई, तो आपके पास यहाँ पर इस छोटी सी डायग्राम पे एक काम और करेंगे। क्या आपको फर्स्ट वन डायग्राम में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास एनर्जी क्या हो तो हमेशा ऐसे टाइप ऑफ होती है और जहां पर एनर्जी इवॉल्व होती है उसे आप कौन सा रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मल। सही है, क्या कहते हैं? एक्सोथर्मल। फिर यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास आप बहुत आसानी से कह सकते हैं और आपको ये बात समझ में भी आएगी, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? कम। और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? एनर्जी मुझे एनवायरनमेंट से लेनी पड़ेगी, मैं उसे हीट प्रोवाइड करूंगी और इसका मतलब यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है? प्रोडक्ट। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जेटिक है और रिएक्टेंट कम, तो इसका मतलब मैंने उसे एक्स्ट्रा हीट दी होगी
और जब मैंने उसे हीट दी है तो इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। और जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो आप उसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सही, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो स्लो रिएक्शन है वो हो सकता है एंडोथर्मिक हो, और जो फास्ट रिएक्शन है वो आपके पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक। चलिए पहले डायग्राम कंप्लीट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई चीज छोटी सी कैलकुलेशन भी करेंगे ताकि अंदाजा हो जाए। अब बेटा देखिए, कैलकुलेट द calculate the internal energy when the value of activation energy is when the value of activation energy is 75 joule per mole and threshold energy is 100 kilojoule per mole. पहले वाली जो वैल्यू थी वो किलोजूल में दी है या जूल्स में, दूसरी भी जूल्स में ही रखा है, 100 joules per mole। देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, निकालें, फिर उसके बाद मैं आपसे एक और बात पूछूंगी वो भी सॉल्व करेंगे। आगे आंसर, आंसर क्या है 25। प्रेडिक्ट अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। इसे देखकर मुझे प्रेडिक्शन करके बताइए कि क्या आप इसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या प्रेडिक्ट करते हैं।
और क्या हो सकता है, फास्ट है, स्लो है, कैसा नेचर? तो एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको कितनी दी, 100, और सॉरी थ्रेशोल्ड, और एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको कितनी दी, 75। इसका मतलब है आप जानते हैं लास्ट में इंटरनल एनर्जी कितनी आ रही है, 25। सही है। इस थ्रेशोल्ड लेवल को 100 बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, एक्टिवेशन। इसका मतलब है कि आप बड़े आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है। तो मैं आपसे कभी ये ना पूछूं कि इंटरनल एनर्जी क्या है, बल्कि वैल्यूज देकर आपसे ये पूछा जाए प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप बहुत आसानी से ये बात निकाल सकते हैं कि हाउ यू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सही है। तो ये बातें याद रखने वाली हैं कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे प्रेडिक्ट करना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज ऑफ द इंटरनल और द एक्टिवेशन एनर्जी। सही है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रेडिक्ट रेट ऑफ रिएक्शन when internal energy when internal energy is 1100 joules per mole, while activation energy is 500 joules per mole. Yes, predict easy. रिएक्शन कैसा है, फास्ट। किसका रेशियो ज्यादा है, इंटरनल एनर्जी, और किसका कम है, एक्टिवेशन। तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने दोनों का रेशियो सेट किया। और देखिए आप ये सब कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, डायग्राम जो आपके दिमाग में फिक्स है ना, आप उस डायग्राम को लेकर जो है वो प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। सही है। मैंने अभी डायग्राम को यहाँ से इरेज नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद वाला फैक्टर है ना, और उसका नाम क्या कहलाएगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस। सही है। और केमिकल सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कोई कंपाउंड हो, ये कोई भी केमिकल सब्सटेंस है। लेकिन ये क्या करता है, ये फास्ट करता है, यानी इंक्रीजेस स्पीड ऑफ रिएक्शन। लेकिन ना इसकी एक और खास बात है, without itself be consumed या फिर without consume itself, ये खुद कंज्यूम नहीं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में सब कोई एटम इन्वॉल्व नजर नहीं आता। और आप ये भी जानते हैं कि ये सब ये कैसे करता है, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं लिख पाई कैटलिस्ट के लिए, मैंने लिख पाया उसके डिफरेंट स्टेप्स, क्या क्या काम करता है। वो करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन को फास्ट, और क्या करता है, खुद कंज्यूम नहीं होता, यानी उसके अमाउंट कम या ज्यादा से हमें फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट का अमाउंट कम हो या कैटलिस्ट का अमाउंट ज्यादा हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, और ये काम वो कैसे करवाता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, लो। कैसे करता है ये काम, बाय ऑल्टरनेटिंग पाथ। ऑल्टरनेटिंग पाथ का मतलब ये है कि उस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए वो कोई और पाथ में भी बताता है कि आप फला जो है वो मेथड से या इतने रेट ऑफ रिएक्शन के साथ काम ना करें। कैटलिस्ट उस पाथवे को खुद कंट्रोल करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता रहता है, कम। और इस पूरे प्रोसेस को आप जिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं उसे आप क्या कहते हैं, कैटलिसिस। सही है। क्या कहते हैं आप इसे, कैटलिसिस। अगर वो कोई केमिकल सब्सटेंस है तो क्या कहलाएगा,
कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट जिस प्रोसेस के अंदर काम कर रहा होगा उसे आप क्या कहते हैं, कैटलिसिस। अच्छा, ये जो कैटलिसिस है ना, ये हमारे पास दो तरह की, एक कहलाती है होमोजीनस और एक क्या कहलाती है, हेट्रोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटलिसिस का मतलब क्या है, याद रखें मैं कैटलिस्ट की टाइप नहीं बता रही हूँ आपको, मैं आपको किसकी टाइप्स बता रही हूँ, कैटलिसिस यानी प्रोसेस। अगर तो आपके पास होमोजीनस मतलब सेम, इसका मतलब है कैटलिस्ट प्लस रिएक्टेंट की स्टेट क्या हो, सेम, तो आप उसे क्या कहेंगे, होमोजीनस कैटलिसिस। यानी रिएक्टेंट भी सॉलिड हो और कैटलिस्ट भी क्या हो, सॉलिड। अच्छा, ये जो होमोजेनियस कैटलिसिस है ये ज्यादातर आप एंजाइम्स में देखते हो, बायो कैटलिस्ट में ज्यादा ये काम होता है, क्योंकि वो इंसान के लिविंग बॉडी हो रहे होते हैं, तो वो खुद भी यानी कोई कैटलिस्ट यानी कोई एंजाइम भी क्या होता है लिक्विड स्टेट में, और आपके पास सब्सटेंस भी क्या है लिक्विड स्टेट में, तो हमें ज्यादातर वहां पर जो नजर आती है वो होमोजेनियस कैटलिसिस नजर आती है। हेट्रोजेनियस कैटलिसिस हमारे पास बड़ी आम है लेबोरेटरी के लिए, और मुझे इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है कि हेट्रोजेनस क्या होता है, जहां पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों की स्टेट क्या हो, चेंज। बड़ा मशहूर, आप लोग कोई ऑर्गेनिक माशाल्लाह पढ़ ही रहे हैं, वहां पर आपको एक बड़ा आसान सा रिएक्शन पढ़ते हैं, व्हाट इज दिस, हाइड्रोजनेशन। आप जानते हो मैं यहाँ पर अगर इथाइन को हाइड्रोजनेट करना चाहूँ तो आपको निकल प्लैटिनम प्लैटिनम लेना पड़ता है, ये गैस है और निकल क्या है, सॉलिड। दूसरा एक और एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। सारी गैसेस है, लेकिन आप यहाँ जो कैटलिस्ट लेते हैं वो क्या होता है, V2O5, दैट इज वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। फिर एक और है N2 plus 3H2, इट फॉर्म्स 2NH3, हैबर्स प्रोसेस जिसे आप कहते हैं। यहाँ पर आप आयरन पीसेस लेते हैं, ये गैसेस है लेकिन आयरन किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट। इसका मतलब आपको ये बात याद रखनी है कि हेट्रोजेनस कैटालिसिस लेबोरेटरी प्रिपरेशंस में बड़ी कॉमन है, लेकिन होमोजेनस कैटालिसिस आपको पहचानना पड़ेगा, ज्यादातर वो हमें कहाँ पर हेल्पफुल होता है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब आते हैं यहाँ, इन दोनों रिएक्शन में से जो एक फास्ट है और जो स्लो है, क्या मुझे फास्ट में कैटालिस्ट की जरूरत है, वो ऑलरेडी फास्ट है, सही, लेकिन मुझे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है कहां पर, जहां पर आपके पास क्या मौजूद है, स्लो मैकेनिज्म। और स्लो मैकेनिज्म को आप क्या करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब आपने इस वक्त देखा तो ये कहलाएगा विदाउट कैटलिस्ट, इसका रेट बहुत स्लो था। फिर जब आपने कैटलिस्ट ऐड किया तो आपके पास यहाँ पर क्या है, विद कैटलिस्ट, यानी उसने ना सिर्फ इंटरनल एनर्जी तो रिएक्टेंट की वैसे ही ले, लेकिन उसने किसे कम कर दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी उसका टोटल थ्रेशोल्ड लेवल ही क्या हो गया है, कम। और अगर टोटल थ्रेशोल्ड लेवल कम है तो इसका मतलब उसने इंटरनल एनर्जी को तो वो चेंज नहीं कर सकता ना, मैं आपको तो चेंज नहीं कर सकती, चलिए जो आपकी नेचर है वो वही रहेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ बुला बुला के पढ़ा पढ़ा के सही आपको मोटिवेट कर करके आपको नॉलेज दे देकर हम क्या करते हैं, आपकी एनर्जी को एनहेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही, कैटलिस्ट भी रिएक्टेंट को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कैल्शियम है तो वो कैल्शियम ही रहेगा, अगर वो बेरिलियम है तो बेरिलियम ही रहेगा, वो नहीं रिएक्ट करेगा, अगर वो हेलोजन है तो हेलोजन रहेगा, और अगर वो नोबल गैस है तो फिर तो वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा, सही है। लेकिन ये जो रिएक्टेंट है इसकी इंटरनल एनर्जी तो सेम रहेगी, लेकिन वो किसे चेंज कर रहा है, सही, एक्टिवेशन एनर्जी। एंड उसमें क्या होगा आपको पता होना चाहिए, विदाउट कैटलिस्ट रेट ज्यादा था और विद कैटलिस्ट रेट क्या है, कम। रेट कम होने का मतलब फास्ट, सही है, यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ रेट ऑफ रिएक्शन अगर कम है, मैंने क्या किया यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कम की बात की, जरा गौर से देखिए, क्या मैंने ये बात सही नहीं सुना आप लोगों ने, सुना होता तो फौरन डिनाई कर दे, क्या रेट ऑफ रिएक्शन कम होने का मतलब फास्ट है, तो सही है। तो इसीलिए मैंने जो पहले वाला जुमला कहा था उससे आपने को रीचेक किया कि क्या आप लोग सुन रहे हैं,
या फिर सुन ही हो गए हैं, सही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, इसका मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन कम, तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, सही है। तो इसे नोट डाउन करें, जो भी बातें नोट डाउन करनी है फिर हम आगे पढ़ेंगे जल्दी से। इस होमोजेनियस कैटालिसिस के अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसकी स्टेट भी सेम होना जरूरी है। प्रोडक्ट भी सेम है तो वेल एंड गुड, लेकिन हम इसको ऐसे कहते हैं पूरे रिएक्शन में स्टेट सेम होना चाहिए, तो आप उसको परफेक्टली क्या कहते हैं, होमोजेनियस। हायर केमिस्ट्री इसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन बताती है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हमें यही पता होना चाहिए बट रिएक्टेड प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन द सेम, सही है। चलो भाई, अब आप लोग मुझे कैटलिस्ट की टाइप्स बताओ। मैंने तो आपको कैटलिसिस की टाइप्स बताई, आप भी मुझे किसमें हेल्प करोगे, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। मैंने सबसे पहले जो लिखा ना टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में, वो है पॉजिटिव कैटलिस्ट, सही है। किसके बारे में लिखा बेटा मैंने, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, यानी जो कुछ आप कैटलिस्ट की डेफिनेशन कहते हैं ना, वही डेफिनेशन किसकी है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसको आप एक्टिवेटर भी कहते हैं, और मजेदार बात यह है कि आप इसे प्रोमोटर भी कहते हैं, सही है। यानी आपके पास यहाँ पर ये एक्टिवेटर भी है और क्या है, प्रोमोटर भी है। अच्छा, पॉजिटिव कैटलिस्ट इसका मतलब है वही काम करता है, डिक्रीज करता है किसे, एक्टिवेशन एनर्जी को, और इंक्रीज करता है किसे, रेट ऑफ रिएक्शन, सही है। लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होता, कोई भी कैटलिस्ट खुद कंज्यूम नहीं होता। लेकिन मेरी बात आती है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट का दूसरा नाम जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, इनहिबिटर। अच्छा, ये इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर का मतलब ये है कि किसी चीज को इनहिबिट करना, टू स्टॉप या टू स्लो डाउन, और ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस में बहुत आम है। यानी हर रिएक्शन का होना ना जरूरी नहीं है, हम कुछ रिएक्शन के रेट को फास्ट करवाने के बजाय क्या करवाना चाहते हैं, स्लो। यानी एक बड़ी मशहूर जमाने इक्वेशन है या एक एग्जांपल है, एनेस्थीसिया के लिए हम ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफॉर्म, सही है ना। और इस क्लोरोफॉर्म को जब आप एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में मौजूद है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो यहाँ पे बनेगा फॉस्जीन गैस, और ये फॉस्जीन गैस अगर बन गई तो ब्रेन हैमरेज या फिर वो पेशेंट जो है वो कभी भी वो उस अपनी अनकॉन्शियस कंडीशन से बाहर नहीं आ सके, सही है। तो आपके पास आपने देखा होगा किसी भी सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले या किसी ऑपरेशन से पहले, किसी सर्जरी से पहले, सही, डॉक्टर का पैनल अलग है, लेकिन एनेस्थीसिया का पैनल क्या होता है, अलग है। बकायदा ये पढ़ना ही है एनेस्थीसिया से रिलेटेड ना, वो बकायदा आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि आपकी पहले कोई सर्जरी हुई है नहीं हुई है, बॉडी वेट क्या है, जो जो भी आपसे पहले लाइफ हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके सारे टेस्ट, आपके ब्लड टेस्ट, आपका जो है शुगर लेवल,
एक एक चीज वो आपसे जो है वो पूछेंगे। सही है, अक्सर हम पेशेंट बाज मरतबा या तो बेदहानी में है या याद नहीं रहता है, हम कभी कभार कुछ चीजें स्किप कर जाते हैं और यकीन करें उससे हमारी ये डोज पर बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, फॉस्फीन। मुझे ये रिएक्शन इनहिबिट करवाना है लेकिन क्लोरोफॉर्म बेस्ट मौजूद भी है। हम यहाँ पे इसके साथ देते हैं क्या, इथाइल अल्कोहल। 10% क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल। सही। अब यहाँ क्या होता है, इथाइल अल्कोहल बजाय इस रिएक्शन को प्रमोट करने के क्या करवाता है, इनहिबिट। यानी ये रिएक्शन नहीं होने देता, ये रिएक्शन होना हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, ये रिएक्शन ना होना हमारे लिए क्या है, फेवरेबल। तो एनेस्थीसिया पैनल या फिर आपके पास ये जो है क्लोरोफॉर्म, चलिए अगर उसमें इथाइल अल्कोहल मिक्स कर दिया जाए तो बजाय वो ऑक्सीडाइज होने के वो ऑक्सीडेशन में नहीं जाता। इसी तरह बहुत सारे आपके पास केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें आप बकायदा हो तो क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस और बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जिसमें हर जगह पर आप देखते हैं कि हाँ जी फला एंजाइम आया उसने जो है एक्टिवेट कर दिया और आपके पास प्रोडक्ट बन गई। लेकिन हमारी पूरी इस बॉडी के अंदर कई ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिसका इनहिबिट हो जाना बहुत जरूरी है, जिसका एक्टिवेट होना हमारे लिए जरूरी नहीं। तो नेगेटिव कैटलिस्ट की भी इंपॉर्टेंस है, सिर्फ पॉजिटिव की नहीं है बल्कि एज अ इनहिबिटर भी हमारे पास जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस है। चलो एक और टाइप ऑफ कैटलिस्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ऑटो कैटलिस्ट। कोई जानता है ऑटो कैटलिस्ट? यस, यानी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो रिएक्शन को खुद कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर बायोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर प्रोडक्ट जब बनना शुरू होता है ना रिएक्टेंट से, तो वही प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो उसे आप कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। अच्छा, इसके लिए एक बड़ी रूटीन लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है एग्जांपल, लेकिन शायद आपको क्लिक कर जाए। जब आप लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं तो कहा जाता है वहां किसी इंडिकेटर को ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। रिडॉक्स टाइट्रेशन में आप क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, फेरस सल्फेट, मोहर सॉल्ट या फिर ऑक्सैलिक एसिड, डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। लेकिन आप उस टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज नहीं करते। हम कहते हैं क्यों भाई, क्योंकि हमें कहा जाता है कि वहां KVN4 इट्स सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, वही कलर चेंज करता है। तो हमें पर्पल कलर किसका नजर आता है, पिंक कलर में। तो आपके पास है ऑटो कैटलिस्ट भी ऐसे ही, इनिशियली स्पीड ऑफ रिएक्शन कोई भी हो, लेकिन जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है वो प्रोडक्ट खुद ब खुद उस रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल। और बास मरतबा किसी किसी सिचुएशन के अंदर रिएक्टेंट भी क्या करता है, खुद कैटलिस्ट का काम करता है। यानी लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट की बात कर लूँ ना तो फिर वहां पर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि साथ में तो कहा कैटलिस्ट कभी कंज्यूम नहीं होगा और रिएक्टेंट तो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो कौन बनेगा, प्रोडक्ट। लेकिन ऑटो कैटलिस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन ऑटो कैटलिस्ट की एग्जांपल इस तरह से है कि इनिशियली स्लो डाउन है, फास्ट है, जो भी है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की स्मॉलर क्वांटिटी बनती है वो पूरी रिएक्शन की स्पीड को अपने कंट्रोल में लेकर आ जाता है। सही। उसके बाद आते हैं आप लोगों के लिए तो बहुत आसान, जिसमें मुझे ज्यादा बात करनी पड़ती नहीं है, एंड दैट इज नोन एज बायोकैटलिस्ट, जिसको आप क्या कहते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स टोटली क्या होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, प्रोटीन एजेंट। फिर एंजाइम की अगर मैं बात करूं और सबस्ट्रेट की बात ना करूं तो फिर मजेदार बात होती है, क्योंकि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा ना, वेनेडियम पेंटॉक्साइड का कोई ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है, आयरन का भी कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब ये है कि पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन में ही इन्वॉल्व है। सक्रोज के लिए सक्रेज है, माल्टोज के लिए माल्टेज है, अल्फा माइलेज
कहीं कहीं पर यूज हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के लिए भी। तो इसीलिए प्रोटीएजेस है, तो यकीनन वहां पर प्रोटीन से रिलेटेड या प्रोटीन डिकम्पोजिशन से रिलेटेड। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, लेकिन एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों में से किस में एक्टिव साइट होती है, एंजाइम पे या सबस्ट्रेट पर? आवाज नहीं आ रही। एंजाइम्स, इसीलिए आप कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, है ना, पर्टिकुलर एंजाइम्स या पर्टिकुलर कैटलिस्ट। अच्छा, फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे पीएच पर, आप कहेंगे टेम्परेचर पर, आप कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर, एम आई राइट? है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे नहीं डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। लेकिन ये जो मैंने पीएच और टेम्परेचर लिख दिया है ना, ये ना तो हाई है ना ही लो है। ये नहीं कह सकते कि पीएच ज्यादा होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, नो। हम यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट वर्ड इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी या बायोकैटलिस्ट जितने भी हैं, चाहे किसी इंसेक्ट में हो, चाहे किसी सीड में हो, चाहे आपके पास किसी प्लांट से रिलेटेड हो या हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स पे मौजूद हो, लेकिन एंजाइम से रिलेटेड आपको ये बातें, आप क्योंकि बायो में बहुत डिटेल में पढ़ते हो, लेकिन हम केमिस्ट्री में सिर्फ इसको एक ओवरव्यू देते हैं कि भाई आपका रिव्यू हो जाए, कि आपको ये बातें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि एंजाइम कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। कोई और फैक्टर है जिस पर एंजाइम डिपेंड करता है? पीएच हो गया, ऑप्टिमम पीएच हो गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और क्या होता है जिस पर एंजाइम डिपेंड करता है? एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। वो तो उसका नहीं काम है, एंजाइम काम ही नहीं करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करवाएगा कम, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और जैसे ऐसे ले लो ना, फीवर में टेम्परेचर कम हो जाता है, हम ऑप्टिमम टेम्परेचर में नहीं, सही है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर कम होने पर हमारी एंजाइमेटिक या हम डल फीलिंग, क्यों ये डिजीनेस फील कर रहे होते हैं, सही है, या हम जो है वो हमारा डाइट प्लान बिल्कुल बेकार हो जाता है, नहीं खाने का दिल होता। वो क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, कम, यानी वो वीक पड़ रहा है, सही, वो स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास टेम्परेचर वो नहीं रहा जिस पर वो सबसे ज्यादा फास्ट बिहेव कर सकता है। तो ये आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, ये आपके पास टाइप है। कोई और कैटलिस्ट की टाइप है? जल्दी से। एसिड बेस कैटलिस्ट मतलब अच्छा, वो तो रिएक्शन कैटलिस्ट किसी भी टाइप में आ जाएगा ना, यानी वो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होंगे और वो न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हैं, इंडिकेटर की फॉर्म में आपने उसे ले लिया है। क्या मैं फिफ्थ फैक्टर पे बात कर लूं और उसका नाम है रेडिएशन? क्या रेट ऑफ रिएक्शन रेडिएशन पर डिपेंड करते हैं, यस और नो? रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, रेडिएशन, लेकिन फॉर व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन, सही है। मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन, क्योंकि हर रिएक्शन को करवाने के लिए रेडिएशन की जरूरत नहीं, और रेडिएशन का मतलब है पर्टिकुलर वेवलेंथ रीजन, आईआर है, इंफ्रारेड जिसे आप कहते हैं, सही है, यूवी विजिबल है, या उससे भी पहले वाला या विजिबल रीजन है। आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन का ज्यादा होगा अगर वहां पर रेडिएशन से रिलेटेड है, यानी रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। ये टोटली किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मैं इसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ना कहूं, बल्कि मैं इसे एक और नाम भी दे सकती हूँ, आप लोगों ने तो पढ़ा है मेरे साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक्चुअली क्या है, फोटॉन। फोटॉन क्या करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के दरमियान के बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, और फिर वो जब ब्रेक होता है तो दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन
और नई प्रोडक्ट बनाता है। बताइए कोई फोटोकेमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो आपने अल्केन में पढ़ी, जिसको आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। और बहुत यूज चलेगा बायो वाले स्टूडेंट्स एमडी के स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस का नाम नहीं ले रहे हैं और इतना सोचना पड़ रहा है, जिसका मतलब है कि फिर बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। सही है। मैंने ये सवाल या हम आपसे ये बात रेडिएशन वाली ना खास तौर पे घुमा फिरा के कहाँ पे लेकर आते हैं, फोटोसिंथेसिस। सही है। या वो तो एक केमिकल रिएक्शन हो गया ना, ट्रांसपायरेशन, वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो तो एक फिजिकल प्रोसेस है, वहां कोई केमिकल इक्वेशन नहीं बन रही है आपके पास। लेकिन रेडिएशन का जब भी बात करें, देखिए आप लोग अल्केन था ना आपके दिमाग में, आपने पढ़ा है, आपको बता दें वहां पर एक और भी है कि जैसे आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, वहां पर भी यूवी रेडिएशन आते हैं। इसी तरह वो यूवी रेडिएशन अब आपने जहां जहां पर भी केमिकल रिएक्शन में पढ़ी है, वो सब के सब आपके पास कौन से रिएक्शंस में आता है, रेडिएशन, यानी फैक्टर रेडिएशन उसके ऊपर इंक्लूडेड है। देख लेना फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को हम उठा के अंदर रूम में रखते हैं या डार्क एरिया में रखते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो बजाय फर्दर ग्रो करने के उनके साथ क्या हालत होगा। सही। तो यहाँ तक हम अपने फैक्टर्स की बात कंप्लीट करते हैं। एक बार सिलेबस पे केमिकल काइनेटिक्स की नजर डालिएगा और अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको ऐसा लगे कि मैं इसकी समझा दें तो उसे नेक्स्ट वीक जब हमारी इंशाल्लाह क्लास होगी तो उस पर डिस्कस करेंगे, वरना फिर हम नेक्स्ट वीक केमिकल एनर्जेटिक्स स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड एक वर्कशीट नेक्स्ट वीक में ही आपको दूंगी, अभी नहीं दे रही क्योंकि अभी आप लोगों के पास पढ़ने के लिए है रेडनेस का काफी सारा, तो अभी देकर मुझे नहीं करना डाउटफुल, लेकिन नेक्स्ट वीक में हो सकता है